हेलो एवरीवन। स्पेशल एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। हम राकेश यादव सर की मैथमेटिक्स की बुक से स्टैटिस्टिक्स एंड डेटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चंस को कर रहे हैं। अभी तक हम पार्ट 6 तक 119 तक के क्वेश्चंस को कवर कर चुके हैं। अगर आपने पार्ट 6 तक के वीडियोस को नहीं देखा है तो उन्हें देख लीजिए, उनका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आज पार्ट 7 में हम 120 से लेकर 142 तक के क्वेश्चंस को कवर करेंगे। इस वीडियो की पीडीएफ का लिंक आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा और टेलीग्राम का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो यदि आप इस लेक्चर की पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप उसे हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए अब हम शुरू करते हैं आज के अपने क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 120 से लेकर 124 तक के लिए हमें निर्देश दिए गए हैं। नीचे दिए गए दंड आलेख में दिए गए वर्षों के लिए कागज के उत्पादन लाख टन में आंकड़ों को दर्शाया गया है। बार चार्ट का अध्ययन कीजिए और प्रश्नों का उत्तर दीजिए। नीचे हमें एक बार ग्राफ दिया हुआ है जिसमें सन 1996 से लेकर 2000 तक 5 अलग-अलग वर्षों में 3 अलग-अलग कंपनियों एक्स, वाई और जेड के कागज का उत्पादन दिया हुआ है। अब देखिए हमें जो बार ग्राफ दिया हुआ है यही हमें नीचे टेबल की फॉर्म में भी दिया हुआ है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इस टेबल से अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। टेबल से क्वेश्चन को सॉल्व क्यों करेंगे, क्योंकि यहाँ पर देखिए डेटा लिखा हुआ है तो यहाँ से हमें डेटा को कलेक्ट करना ज़्यादा ईजी है। तो हम इस टेबल से अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ से इस बार ग्राफ को हटा देते हैं और इस टेबल को थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। तो देखिए हमारे पास टेबल इस तरीके से आ जाएगी। अब हम इसके बेस पर अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पर अगर हम क्वेश्चन को देखें तो हमसे क्वेश्चन नंबर 120 पूछा गया है। 1998 से 2000 की अवधि में एक्स कंपनी के औसत उत्पादन और उसी अवधि में वाई कंपनी के औसत उत्पादन का अनुपात क्या है। यहाँ पर देखिए हमसे सन 1998 से 2000 की अवधि में कंपनी एक्स और कंपनी वाई के उत्पादन का औसत अनुपात पूछा है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, पहले कंपनी एक्स और कंपनी वाई का कुल उत्पादन निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए हम पहले बात करते हैं कंपनी एक्स की। कंपनी एक्स का 1998 से 2000 तक का जो उत्पादन है ये आपको यहाँ पर रेड कलर में दिखाई दे रहा होगा। तो यहाँ पर 1998 में उत्पादन आ जाएगा 25 के बराबर, 1999 में उत्पादन आ जाएगा 50 के बराबर और सन 2000 में उत्पादन आ जाएगा 40 के बराबर। तो यहाँ पर हम इन सभी को ऐड कर लेते हैं। तो देखिए एक्स का उत्पादन हो जाएगा 25 प्लस 50 प्लस 40 यानी कि 115 के बराबर। अब हम बात करते हैं कंपनी वाई की। कंपनी वाई का सन 1998 से लेकर सन 2000 तक का जो उत्पादन है ये आपको ग्रीन कलर में दिखाई दे रहा होगा। तो यहाँ पर 1998 में उत्पादन आ जाएगा 35 के बराबर, 1999 में उत्पादन आ जाएगा 40 के बराबर और सन 2000 में उत्पादन आ जाएगा 50 के बराबर। तो यहाँ पर हम इन तीनों को भी ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ पर वाई का उत्पादन आ जाएगा 35 प्लस 40 प्लस 50, इन सभी को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 125 के बराबर। अब देखिए हमसे पूछा गया है औसत उत्पादन। अब यहाँ पर जो x का उत्पादन है ये 3 वर्षों का है और जो y का उत्पादन है ये भी 3 वर्षों का है। तो यहाँ पर हमें x को भी 3 से डिवाइड करना है और y को भी 3 से डिवाइड करना है। तो देखिए जब हम अनुपात निकालेंगे तो 3 से 3 तो कट ही हो जाएगा। तो यहाँ पर हम इसको 3 से डिवाइड नहीं करते हैं, हमारे पास जो x और y का उत्पादन निकल करके आया है हम इसी का अनुपात निकाल देते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास अनुपात आ जाएगा 115 है अनुपात 125। इसको जब हम 5 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास अनुपात आ जाएगा 23 अनुपात 25। तो यहाँ पर सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 121। 1996 से 1999 तक वाई कंपनी के उत्पादन में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई। देखिए सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पर हम पहले देखेंगे कंपनी वाई का 1996 का उत्पादन। तो यहाँ पर देखिए आपको रेड कलर से दिखाई दे रहा होगा कि 1996 में वाई कंपनी का उत्पादन 25 के बराबर है। अब हम देखते हैं कंपनी वाई का 1999 में उत्पादन। तो यहाँ पर आपको ग्रीन कलर से दिखाई दे रहा होगा कि कंपनी वाई का सन 1999 में उत्पादन हो चुका है 40 के बराबर। तो यहाँ पर देखिए 25 से उत्पादन बढ़ करके 40 के बराबर हो गया है। तो यहाँ पर 15 की वृद्धि हुई है। तो अब हम इसको बता देंगे प्रतिशत में। तो देखिए प्रतिशत बराबर हो जाएगा 15 की वृद्धि हुई है तो 15 आ जाएगा ऊपर, डिवाइड कर देंगे सन 1996 के उत्पादन से तो वो आ जाएगा 25 के बराबर, गुणा कर देंगे 100 से। यहाँ से हमारे पास प्रतिशत निकल करके आ जाएगा 60%। तो यहाँ पर सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 122। 1998 में जेड कंपनी और 1996 वाई कंपनी के उत्पादन के बीच क्या अंतर है। ये भी देखिए सिंपल क्वेश्चन है।
यहाँ पर हमसे कहा गया है 1998 जेड कंपनी। तो देखिए अगर हम 1998 जेड कंपनी का उत्पादन देखें तो यहाँ पर आपको रेड कलर से दिखाई दे रहा होगा कि जेड कंपनी का उत्पादन है 45 के बराबर। आगे हमसे क्वेश्चन में कहा गया है 1996 वाई कंपनी। तो देखिए अगर हम 1996 वाई कंपनी का उत्पादन देखें तो ये आ जाएगा 25 के बराबर। आगे हमसे कहा गया है इनके उत्पादन के बीच क्या अंतर है। तो देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो जेड कंपनी का उत्पादन है 45 के बराबर, उसमें से बाई कंपनी का जो उत्पादन है 25 के बराबर उसको घटा देंगे। तो यहाँ पर देखिए अंतर बराबर आ जाएगा 45 माइनस 25 यानी कि 20 लाख टन। यहाँ पर हमें जो सारी यूनिट दी गई है ये लाख टन में दी गई है जो हमको ऊपर निर्देश में दिया गया है। अब देखिए अगर हम अपने ऑप्शंस को देखें तो यहाँ पर हमें किसी भी ऑप्शन में 20 लाख टन ऐसा लिखा हुआ नहीं है। यहाँ पर जो लाख है ना ये हमें डिजिट में कन्वर्ट करके दिया गया है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर लाख को डिजिट में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए दो के आगे आ जाएंगे 6 जीरो और आगे टन ऐसे ही रहेगा। तो यहाँ पर 20 लाख टन को इस तरह से डिनोट किया गया है। तो अब हम अपने ऑप्शन को मैच करेंगे तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन ए मैच हो जाएगा। तो यहाँ पर सही है हमारा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 123, 5 वर्षों का औसत उत्पादन किस कंपनी का अधिकतम है। यहाँ पर हमें तीनों कंपनियों का औसत उत्पादन निकालना है, लेकिन हम यहाँ पर क्या करते हैं, पहले तीनों कंपनियों का कुल उत्पादन निकाल लेते हैं। हम यहाँ पर निकालते हैं पहले कंपनी एक्स का कुल उत्पादन। कंपनी एक्स ने 1996 प्रोडक्शन किया है 30 के बराबर, 1997 प्रोडक्शन किया है 45 के बराबर, 1998 प्रोडक्शन किया है 25 के बराबर, 1999 प्रोडक्शन किया है 50 के बराबर और सन 2000 में प्रोडक्शन किया है 40 के बराबर। तो यहाँ पर कंपनी एक्स का प्रोडक्शन आ जाएगा 30 प्लस 45 प्लस 25 प्लस 50 प्लस 40। इन सभी को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 190 के बराबर। अब हम निकालते हैं कंपनी वाई का कुल उत्पादन। कंपनी वाई ने 1996 उत्पादन किया है 25 के बराबर, 1997 उत्पादन किया है 35 के बराबर, 1998 उत्पादन किया है 35 के बराबर, 1999 उत्पादन किया है 40 के बराबर और सन 2000 में उत्पादन किया है 50 के बराबर। तो यहाँ पर वाई का उत्पादन आ जाएगा 25 प्लस 35 प्लस 35 प्लस 40 प्लस 50। इन सभी को ऐड करेंगे तो यह आ जाएगा 185 के बराबर। अब हम देखते हैं कंपनी जेड। कंपनी जेड ने 1996 उत्पादन किया है 35 के बराबर, 1997 प्रोडक्शन किया है 40 के बराबर, 1998 उत्पादन किया है 45 के बराबर, 1999 उत्पादन किया है 35 के बराबर और सन 2000 में उत्पादन किया है 35 के बराबर। तो यहाँ पर कंपनी जेड का उत्पादन आ जाएगा 35 प्लस 40 प्लस 45 प्लस 35 प्लस 35। इन सभी को ऐड करेंगे तो ये भी आ जाएगा 190 के बराबर। अब देखिए हमें निकालना है औसत उत्पादन। अब ये जो हमने कुल उत्पादन निकाला है कंपनी एक्स वाई और जेड, ये तीनों का ही 5-5 वर्षों का है। तो यहाँ पर अगर हमें कंपनी एक्स का औसत उत्पादन निकालना है तो हमें 190 को 5 से डिवाइड करना है। अगर हमें कंपनी वाई का औसत उत्पादन निकालना है तो हमें 185 को 5 से डिवाइड करना है। और अगर हमें कंपनी जेड का औसत उत्पादन निकालना है तो हमें 190 को 5 से डिवाइड करना है। अब देखिए अगर हमें तीनों को ही 5 से डिवाइड करना है तो जो संख्या में ज़्यादा होगा उसका औसत भी ज़्यादा आएगा और जो संख्या में कम होगा उसका औसत भी कम आएगा। तो यहाँ पर हम 5 से डिवाइड नहीं करते हैं, हम ऐसे ही देख लेते हैं कि किसका उत्पादन ज़्यादा है। तो यहाँ पर देखिए कंपनी एक्स और जेड का जो उत्पादन है ये बराबर है। तो अगर हम इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो इनका औसत ही बराबर आएगा। तो यहाँ पर इन दोनों का औसत उत्पादन बराबर है और सर्वाधिक है। तो यहाँ पर देखिए हम ऑप्शन देख लेते हैं तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। तो यहाँ पर सही है हमारा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 124, जेड कंपनी के उत्पादन और वाई कंपनी के उत्पादन का प्रतिशत किस वर्ष अधिकतम रहा। यहाँ पर देखिए मैं कंपनी जेड और कंपनी वाई के बीच कंपैरिजन करनी है और ये बताना है कि प्रोडक्शन किस ईयर में अधिकतम रहा है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, पहले प्रत्येक वर्ष में प्रोडक्शन को देख लेते हैं कि प्रोडक्शन कितना अधिक रहा है। तो देखिए अगर हम बात करें सन 1996 की तो यहाँ पर वाई का प्रोडक्शन है 25 के बराबर और जेड का प्रोडक्शन है 35 के बराबर। तो यहाँ पर प्रोडक्शन में 10 की वृद्धि हुई है। अब हम बात करते हैं सन 1997 की। तो यहाँ पर वाई का प्रोडक्शन है 35 के बराबर और जेड का प्रोडक्शन है 40 के बराबर। तो यहाँ पर प्रोडक्शन में 5 की वृद्धि हुई है। अब हम बात करते हैं सन 1998 की। तो यहाँ पर वाई का प्रोडक्शन है 35 के बराबर और जेड का प्रोडक्शन है 45 के बराबर। तो यहाँ पर 10 की वृद्धि हुई है। अब हम बात करते हैं सन 1999 की। यहाँ पर वाई का प्रोडक्शन है 40 के बराबर और जेड का प्रोडक्शन है 35 के बराबर। यहाँ पर Z का प्रोडक्शन Y के प्रोडक्शन से कम है तो हम इसको छोड़ देंगे। अब हम बात करते हैं सन 2000 की। यहाँ पर Y का प्रोडक्शन है 50 के बराबर और Z का प्रोडक्शन है 35 के बराबर। यहाँ पर भी देखिए Z का प्रोडक्शन कम है तो हम इसको भी छोड़ देंगे। अब देखिए हमारे पास 3 साल ऐसे निकल कर गए हैं जिनमें Z का प्रोडक्शन Y के प्रोडक्शन से अधिक है।
अब इसमें देखिए जो सन 1997 का साल है, इसमें जो जेड का प्रोडक्शन है वो वाई के प्रोडक्शन से केवल 5 अधिक है, जबकि 1996 और 1998 के जो वर्ष हैं, इसमें जेड का प्रोडक्शन वाई के प्रोडक्शन से 10 अधिक है। तो यहाँ पर हम सन 1997 को भी छोड़ देंगे, हमारे पास 2 ईयर रह जाएंगे, 1996 और 1998। अब देखिए हमें इनके बीच में कंपैरिजन करनी है और ये बताना है कि किस वर्ष में कंपनी जेड का जो उत्पादन है वो कंपनी वाई के कंपेयर में अधिक रहा है। अब यहाँ पर देखिए जो वृद्धि है वो दोनों ही वर्षों में बराबर है, 10-10 के बराबर है। तो जहाँ पर y की वैल्यू कम होगी वहां पर हमारा प्रतिशत अधिक निकल करके आएगा। तो यहाँ पर देखिए सन 1996 y की वैल्यू है 25 के बराबर और सन 1998 y की वैल्यू है 35 के बराबर। तो यहाँ पर सन 1996 y की वैल्यू कम है, तो यहाँ पर हमारा प्रतिशत अधिक निकल करके आएगा। तो यहाँ पर हमारा सन 1996 का वर्ष ऐसा होगा जिसमें z की जो वृद्धि है वो y के कंपेयर में अधिकतम रहेगी। यहाँ पर आप इसको ऐसे समझ पाते हैं तो ठीक है, वरना मैंने इसको सॉल्व करके भी दिखाया है। यहाँ पर देखिए सन 1996 को अगर हम देखें तो यहाँ पर 10 की वृद्धि है तो 10 आ जाएगा ऊपर, डिवाइड में आ जाएगा वाई का प्रोडक्शन, वो आ जाएगा 25 के बराबर, गुणा कर देंगे 100 से, ये आ जाएगा 40% के बराबर। अब हम देखते हैं सन 1998 में, सन 1998 में भी वृद्धि 10 की रही है तो 10 आ जाएगा ऊपर, डिवाइड कर देंगे वाई के प्रोडक्शन से, वाई का प्रोडक्शन है 35 के बराबर, गुणा कर देंगे 100 से। इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 28.5%। तो यहाँ से भी आप देख सकते हैं कि कंपनी जेड का जो उत्पादन है वो 1996 में ही कंपनी वाई के कंपेयर में अधिकतम रहा है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं 40% है, तो यही हमारा अधिकतम है। तो यहाँ पर सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। आगे क्वेश्चन 125 से लेकर 128 तक के लिए हमें निर्देश दिए गए हैं। केंद्र सरकार द्वारा अर्जित राजस्व ब्रथ चार्ट में दर्शाया गया है। इस चार्ट का अध्ययन करें और निम्नलिखित 4 प्रश्नों के उत्तर दें। इसके नीचे देखिए हमें ब्रथ चार्ट दिया गया है। यहाँ पर देखिए जो बी का प्रतिशत है वो 10% है। बुक में हमको 14% दिया हुआ है, तो उसको सही कर लीजिए। बी का प्रतिशत हो जाएगा 10% के बराबर। अब हम देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 125 में हमसे पूछा गया है, उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क से अर्जित राजस्व का अनुपात अन्य स्रोतों से अर्जित राजस्व से बताइए। यहाँ पर देखिए हमसे कहा गया है उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क। उत्पाद शुल्क को इंग्लिश में बोलते हैं एक्साइज ड्यूटी। ये हमको वृत्त के अंदर ई में दिया गया है, ई का प्रतिशत है 41%। तो यहाँ पर उत्पाद शुल्क आ जाएगा 41%। आगे हमसे कहा गया है सीमा शुल्क। सीमा शुल्क को कहा जाता है कस्टम ड्यूटी, ये हमको ए के अंतर्गत दिया गया है, तो ये आ जाएगा 14% के बराबर। तो यहाँ पर देखिए उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क आ जाएंगे 41% और 14%। आगे हमसे कहा गया है कि इन दोनों का जो अनुपात है वो हमको अन्य स्रोतों से अर्जित राजस्व से बताना है। तो देखिए जो अन्य स्रोत है वो हमको बी के अंदर दिए गए हैं। बी का प्रतिशत है 10%। तो अब हम यहाँ पर अनुपात निकाल सकते हैं। यहाँ पर देखिए हमारे पास अनुपात आ जाएगा 41 + 14 अनुपात 10। 41 और 14 को ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 55%। तो हमारे पास आ जाएगा 55/10। इसको जब हम 5 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास अनुपात आ जाएगा 11/2। तो यहाँ पर सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 126, यदि उत्पाद शुल्क से केंद्र सरकार को होने वाली आय 28,618 करोड़ रुपए हो तो सरकार द्वारा अर्जित कुल राजस्व बताएं। यहाँ पर देखिए हमसे कहा गया है, यदि उत्पाद शुल्क से केंद्र सरकार को होने वाली आय 28,618 करोड़ रुपए हो। अब यहाँ पर देखिए जो उत्पाद शुल्क से केंद्र सरकार को आय हो रही है, हमें उसकी वैल्यू दी गई है। अब अगर हम इसको पाई चार्ट में देखें कि पाई चार्ट में उत्पाद शुल्क का कितना प्रतिशत है, तो देखिए उत्पाद शुल्क हमको ई के अंतर्गत दिया गया है, ई का प्रतिशत है 41%। तो यहाँ पर देखिए 41% 28,618 करोड़ के बराबर हो जाएगा, तो हम इसको बराबर कर देते हैं। तो देखिए 41% बराबर हो जाएगा 28,618 करोड़ के। यहाँ से अगर हम 1% की वैल्यू निकालेंगे तो 41 डिवाइड में चला जाएगा, तो 1% बराबर हो जाएगा 28,618 डिवाइड बाई 41 करोड़। 28,618 को जब हम 41 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 1% की वैल्यू निकल करके आ जाएगी 698 करोड़ रुपए। अब देखिए हमसे कहा गया है सरकार द्वारा अर्जित कुल राजस्व बताएं। अब देखिए सरकार जो राजस्व अर्जित करेगी वो 100% के बराबर होगा, क्योंकि हमें जो पाई चार्ट है ये प्रतिशत में दिया गया है, तो जो कुल राजस्व होगा वो 100% के बराबर ही होगा। तो यहाँ से अगर हम 100% की वैल्यू निकालेंगे तो 2 जीरो बढ़ा देंगे, तो यहाँ पर देखिए 100% बराबर हो जाएगा 698 के आगे 2 जीरो हो जाएंगे, तो ये आ जाएगा 69,800 करोड़ रुपए के बराबर। तो यहाँ पर सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 127,
यदि केंद्र सरकार को निगम कर से अर्जित होने वाले राजस्व का प्रतिशत उत्पाद शुल्क से अर्जित होने वाली राशि के प्रतिशत से x गुणा है तो x का मान बताएं। देखिए सिंपल क्वेश्चन है, जैसा जैसा हमसे क्वेश्चन में कहा जा रहा है हम वैसे वैसे ही इसको लिखते चले जाएंगे। तो देखिए हम शुरू से क्वेश्चन को पढ़ना शुरू करते हैं। हमसे कहा गया है यदि केंद्र सरकार को निगम कर से अर्जित होने वाले राजस्व का प्रतिशत। अब हम देखते हैं निगम कर से अर्जित होने वाला राजस्व। तो देखिए निगम कर हमको दिया गया है डी के अंतर्गत, डी का प्रतिशत है 9%, तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं 9। आगे हमसे कहा गया है उत्पाद शुल्क से अर्जित होने वाली राशि के प्रतिशत। अब हम देखते हैं उत्पाद शुल्क से हमें कितनी राशि अर्जित हो रही है। तो देखिए उत्पाद शुल्क हमको दिया गया है ई के अंतर्गत, ई से हो रही है 41% की आय अर्जित, तो हमारे पास आ जाएगा 41। आय कहा गया है एक्स गुणा है, तो देखिए हम 41 की गुणा कर देंगे एक्स से। तो हमसे ये क्वेश्चन में कहा गया है। अब हमसे आगे पूछा गया है एक्स का मान, तो हम क्या करेंगे 41 को डिवाइड भेज देंगे, तो हमारे पास एक्स की वैल्यू आ जाएगी 9/41 के बराबर। तो यहाँ पर सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 128, केंद्र सरकार को सीमा शुल्क और आयकर से अर्जित होने वाले राजस्व का अनुपात बताएं। देखिए काफी सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पर हमें सीमा शुल्क और आयकर से अर्जित होने वाले राजस्व का अनुपात बताना है। अब अगर हम सीमा शुल्क देखें तो वो हमको ए के अंतर्गत दिया गया है, ए का प्रतिशत है 14%। और अगर हम आयकर को देखें तो आयकर हमें सी के अंतर्गत दिया गया है, सी का प्रतिशत है 26%। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास सीमा शुल्क अनुपात आयकर आ जाएगा 14:26। इसको जब हम 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास अनुपात आ जाएगा 7:13। तो यहाँ पर सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। आगे क्वेश्चन 129 से लेकर 133 तक के लिए हमें निर्देश दिए गए हैं। निम्नलिखित तालिका का अध्ययन कीजिए जिसमें एक राज्य के 2 जिलों ए और बी के कोर अवसंरचनात्मक क्षेत्रों में निवेश पूंजी की राशि रुपए करोड़ में दर्शाई गई है और निम्नलिखित 5 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। नीचे देखिए हमें एक तालिका दी गई है जिसमें 2 जिलों ए और बी में 5 अलग अलग क्षेत्रों में निवेश दिया गया है। अब यहाँ पर देखिए जो टेबल है ये काफी छोटी है, तो यहाँ से हमें डेटा कलेक्ट करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी। तो यहाँ पर हम इस टेबल को थोड़ी बड़ी कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये आ जाएगी हमारे पास टेबल। अब हम देखते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 129 में हमसे पूछा गया है 1995 की तुलना में 1996 में 2 जिलों ए और बी में कुल निवेश लगभग कितने प्रतिशत अधिक हुआ। यहाँ पर देखिए ए और बी जिले के 1995 के निवेश की तुलना 1996 के निवेश से की जा रही है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, पहले 1995 का कुल निवेश निकाल लेते हैं, फिर 1996 का कुल निवेश निकाल लेते हैं और फिर उनकी कंपेयर कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम निकालते हैं पहले 1995 का निवेश। देखिए 1995 की अगर हम बात करें तो जिला ए में निवेश हुआ है 2923.1 करोड़ रुपए और जिला बी में निवेश हुआ है 7081.6 करोड़ रुपए। तो यहाँ पर हम इन दोनों को ऐड कर लेते हैं। तो देखिए हमारे पास ए और बी का 1995 का निवेश आ जाएगा 2923.1 प्लस 7081.6। इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 10,004.7 करोड़ के बराबर। अब हम इसी तरह निकालते हैं 1996 का निवेश। जिला ए में 1996 निवेश हुए हैं 3,489.5 करोड़ रुपए और जिला बी में 1996 निवेश हुए हैं 8,352 करोड़ रुपए। तो यहाँ पर हम इन दोनों को ऐड कर लेते हैं। तो ए और बी दोनों जिले का 1996 का कुल निवेश आ जाएगा 3,489.5 प्लस 8,352। इन दोनों को ऐड करेंगे तो आ जाएगा 11,841.5 करोड़ रुपए। अब देखिए 1995 में कुल निवेश हुआ है 10,004.7 करोड़ रुपए और 1996 में कुल निवेश हुआ है 11,441.5 करोड़ रुपए। तो यहाँ पर वृद्धि हो रही है। तो अब हम ये देख लेते हैं कि कितने की वृद्धि हुई है। तो यहाँ पर हम ज्यादा वाले में से कम को घटा देंगे, यानी कि 1996 के निवेश में से 1995 के निवेश को घटा देंगे। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास जो 1996 का निवेश है वो है 11,841.5। यहाँ पर ये जो 0.5 है हम इसको 0.7 कर लेते हैं। 0.7 क्यों कर रहे हैं, क्योंकि देखिए 1995 का जो निवेश है उसमें 0.7 है, तो 0.7 से 0.7 कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास पूरी पूरी वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पर हम इसको 0.7 कर रहे हैं। तो देखिए वृद्धि बराबर हो जाएगी 11,841.7 माइनस 10,004.7। इसमें से जब इसको घटाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1,837 के बराबर।
अब देखिए जो वृद्धि है ये हमको प्रतिशत बतानी है, तो हम इसको प्रतिशत में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो देखिए वृद्धि प्रतिशत बराबर हो जाएगा, कितने की वृद्धि हुई है 1837 की, तो 1837 आ जाएगा ऊपर, डिवाइड करेंगे 1995 के निवेश से। अब देखिए 1995 का जो निवेश है वो है 10,004.7। अब हम क्या करते हैं, इसमें जो 4.7 है हम इसको भी हटा देते हैं, तो हमारे पास पूरा पूरा 10,000 रह जाएगा। 10,000 से क्या होगा, हमारी कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। तो यहाँ पर हम 1995 का निवेश ले लेते हैं पूरा पूरा 10,000। तो यहाँ पर हम इसको डिवाइड कर देंगे 10,000 से, और प्रतिशत में बताना है तो गुणा कर देंगे 100 से। यहाँ से हमारे पास प्रतिशत निकल कर आ जाएगा 18.37%। अब देखिए अगर हम अपने ऑप्शन को देखें तो हमारा ऑप्शन ए 18% बहुत करीब है, तो यही ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। तो यहाँ पर सही है हमारा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 130, इन दो जिलों ए और बी में 1995 में विद्युत और ताप ऊर्जा में कुल निवेश उसी वर्ष के समग्र निवेश का लगभग कितना प्रतिशत हुआ। यहाँ पर देखिए हम क्या करते हैं, पहले 1995 का समग्र निवेश यानी कि टोटल इन्वेस्टमेंट निकाल लेते हैं। यहाँ पर देखिए अगर हम 1995 की बात करें जिला ए के लिए, तो जिला ए में इन्वेस्ट हुए हैं 2,923.1 करोड़ रुपए, और जिला बी में निवेश हुए हैं 7,081.6 करोड़ रुपए। तो यहाँ पर हम इन दोनों को ऐड कर लेते हैं। तो देखिए 1995 दोनों जिलों के टोटल का इन्वेस्टमेंट आ जाएगा 2,923.1 प्लस 7,081.6। इन दोनों को ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा 10,004.7 करोड़ के बराबर। अब देखिए हम निकालते हैं जिला ए और बी दोनों के लिए 1995 में विद्युत में निवेश। तो देखिए 1995 में जिला ए में इलेक्ट्रिसिटी पर इन्वेस्ट हुए हैं 815.2 करोड़ रुपए, और जिला बी में 1995 में इलेक्ट्रिसिटी पर इन्वेस्ट हुए हैं 2,065.8 करोड़ रुपए। तो यहाँ पर हम इन दोनों को ऐड कर लेंगे, तो हमारे पास 1995 में विद्युत यानी कि इलेक्ट्रिसिटी पर कुल इन्वेस्टमेंट आ जाएगा 815.2 प्लस 2,065.8। इन दोनों को ऐड कर देंगे तो यह आ जाएगा 2,881 करोड़ के बराबर। इसी तरह हम निकालते हैं 1995 में ताप पर कितना इन्वेस्टमेंट हुआ है, ताप यानी कि थर्मल। तो देखिए थर्मल की अगर हम बात करें तो जिला ए में इन्वेस्ट हुए हैं 632.4 करोड़ रुपए, और जिला बी में इन्वेस्ट हुए हैं 1,232.7 करोड़ रुपए। तो यहाँ पर हम इन दोनों को भी ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास 1995 में ताप में कुल निवेश आ जाएगा 632.4 प्लस 1,232.7 की जगह हम 0.6 कर लेते हैं। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास पूरी पूरी वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पर देखिए जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास पूरी पूरी वैल्यू आ जाएगी 1,865 करोड़ रुपए। अब देखिए हम क्या करते हैं, हमें ताप और विद्युत दोनों मिलाकर के बताने हैं, तो हम इन दोनों को मिलाकर के देख लेते हैं कि दोनों में कुल कितना इन्वेस्टमेंट हुआ है। तो यहाँ पर देखिए हम 2,881 और 1,865 को ऐड कर लेंगे, तो हमारे पास कुल निवेश आ जाएगा 4,746 करोड़ रुपए के बराबर। अब देखिए हमें निवेश प्रतिशत में बताना है, तो हम इसे प्रतिशत में कन्वर्ट कर लेते हैं। कितना निवेश है 4,746 करोड़, तो 4,746 आ जाएगा ऊपर, डिवाइड कर देंगे 1995 के कुल निवेश से। 1995 का कुल निवेश है 10,004.7। यहाँ पर भी देखिए हम क्या करेंगे, 4.7 को छोड़ देंगे, हम पूरा पूरा 10,000 ले लेंगे। 10,000 इसलिए लेते हैं क्योंकि हमारी कैलकुलेशन आसान हो जाती है। तो यहाँ पर देखिए हम इसको भी डिवाइड कर देंगे 10,000 से, और प्रतिशत में बताने के लिए गुणा कर देंगे 100 से। यहाँ से हमारे पास प्रतिशत निकल करके आ जाएगा 47.46%। अब देखिए हमारा कोई भी ऑप्शन 47.46% तो नहीं है, लेकिन हमारा ऑप्शन ए 47% है। तो यहाँ पर हम इसको 47% के बराबर ले लेंगे, और यहाँ पर सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 131, जिला बी में 1996 में किस क्षेत्र में निवेश 1995 में उसी क्षेत्र में निवेश का अधिकतम प्रतिशत वृद्धि को दर्शाता है। यहाँ पर देखिए नीचे हमें 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, केमिकल, सोलर, इलेक्ट्रिसिटी एंड न्यूक्लियर। हमें यह बताना है कि जिला बी के अंतर्गत इनमें से किस में 1995 की अपेक्षा 1996 में अधिकतम वृद्धि हुई है। तो यहाँ पर देखिए हम क्या करते हैं, पहले एक एक को ये देखते हैं कि उनमें कितने की वृद्धि हुई है। सबसे पहले हम बात करते हैं केमिकल की। तो देखिए जिला बी के अंतर्गत 1995 में केमिकल पर खर्च किए गए हैं 745.3 करोड़ रुपए, और 1996 में खर्च किए गए हैं 986.4 करोड़ रुपए। अब यहाँ पर देखिए हमें क्या करना है, 986.4 में से 745.3 को घटाना है। तो यहाँ पर देखिए हमारे लिए घटाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, तो हम क्या करते हैं, इनको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। हम यहाँ पर क्या करते हैं, 745.3 में
0.3 को हटा देते हैं तो ये पूरा पूरा 745 रह जाएगा, और 986.4 को हम 985 लिख लेते हैं। यहाँ पर हम 1.5 को डिक्रीज कर देते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास आ जाएगा 745 और 985। अब अगर हम 985 में से 745 को घटाएंगे तो हमारे पास वृद्धि निकल करके आ जाएगी 240 करोड़ की। इसी तरह से आगे हम देखते हैं, दूसरे नंबर पर है सोलर। तो देखिए सोलर हमारे पास 1995 में आ रहा है 1363.5, और 1996 में आ रहा है 1792.1। तो यहाँ पर हम इसमें भी थोड़ा थोड़ा चेंजेस कर लेते हैं। हम यहाँ पर 1995 को कर लेते हैं 1360, और 1996 को कर लेते हैं 1790। अब अगर हम 1790 में से 1360 को घटाते हैं तो हमारे पास सोलर में वृद्धि आ जाती है 430 करोड़ की। अब हम देखते हैं ऑप्शन सी। ऑप्शन सी है हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी की अगर हम बात करें तो 1995 में खर्च हो रहे हैं 2065.8 करोड़ रुपए, और 1996 में खर्च हो रहे हैं 2365.1 करोड़ रुपए। हम यहाँ पर क्या करते हैं, दशमलव के बाद की वैल्यूज को हटा देते हैं। तो हमारे पास 1995 में रह जाएंगे 2065, और 1996 में रह जाएंगे 2365। 2365 में से 2065 को घटाएंगे तो हमारे पास वृद्धि आ जाएगी 300 करोड़ की। अब हम देखते हैं ऑप्शन डी। ऑप्शन डी हमें दे रखा है न्यूक्लियर। न्यूक्लियर की अगर हम बात करें तो 1995 में खर्च हो रहे हैं 1674.3 करोड़ रुपए, और 1996 में खर्च हो रहे हैं 2182.1 करोड़ रुपए। हम यहाँ पर इसमें भी चेंजेस कर लेते हैं। हम 1995 में कर लेते हैं 1670, और 1996 में कर लेते हैं 2180 करोड़ रुपए। अब यहाँ पर अगर हम अंतर देखेंगे तो हम 2180 में से 1670 को घटा देंगे तो हमारे पास वृद्धि आ जाएगी 510 करोड़ रुपए की। अब देखिए हमारे पास ये आ चुका है कि चारों क्षेत्र में कितने कितने रुपए की वृद्धि हुई है। अब ये जो वृद्धि है ये हमें प्रतिशत में बतानी है, तो हम एक एक को प्रतिशत में कन्वर्ट कर लेते हैं। सबसे पहला ऑप्शन है हमारे पास केमिकल। तो देखिए केमिकल की अगर हम बात करें तो केमिकल में वृद्धि हुई है 240 करोड़ की। अब देखिए ये जो वृद्धि है ये हमें 1995 के कंपेयर में बतानी है। 1995 में केमिकल पर खर्च हुए हैं 745 करोड़ रुपए। तो यहाँ पर देखिए केमिकल की प्रतिशत वृद्धि आ जाएगी 240, इसे डिवाइड कर देंगे 745 से, गुणा कर देंगे 100 से। यहाँ से ये हमारे पास आ जाएगी लगभग 32% के बराबर। अब हम देखते हैं ऑप्शन बी। ऑप्शन बी है सोलर। सोलर की अगर हम बात करें तो सोलर में वृद्धि हुई है 430 करोड़ की। और सोलर में अगर हम 1995 की बात करें तो 1995 में खर्च हुए हैं 1360 करोड़ रुपए। तो यहाँ पर देखिए वृद्धि प्रतिशत बराबर हो जाएगी 430 आ जाएगा ऊपर, डिवाइड कर देंगे 1360 करोड़ से, गुणा कर देंगे 100 से। यहाँ से हमारे पास आ जाएगी 31% के बराबर। अब हम देखते हैं ऑप्शन सी। ऑप्शन सी है इलेक्ट्रिसिटी। तो देखिए इलेक्ट्रिसिटी की अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रिसिटी में वृद्धि हुई है 300 करोड़ रुपए की। और अगर हम इलेक्ट्रिसिटी पर 1995 का खर्च देखें तो वो है 2065 करोड़ रुपए के बराबर। अब यहाँ पर देखिए अगर आप इलेक्ट्रिसिटी का खर्च देखेंगे तो बाकी सभी के कंपेयर में सबसे अधिक है, और इलेक्ट्रिसिटी पर जो वृद्धि हुई है वो ज्यादा वृद्धि नहीं हुई है, 300 करोड़ की ही हुई है। तो अगर हम यहाँ से प्रतिशत में इसको कन्वर्ट करेंगे तो ये काफी कम आएगा। कम क्यों आएगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए डिवाइड में 2065 चला जाएगा, 300 बटे 2065, तो ये काफी कम आएगा। तो हम यहाँ पर इसको कैलकुलेट ही नहीं कर रहे हैं, हमने इसको ऐसे ही ऑब्जर्व कर लिया कि ये काफी कम आएगा, तो हम इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं। अब हम देखते हैं ऑप्शन डी। ऑप्शन डी है हमारे पास न्यूक्लियर। तो देखिए न्यूक्लियर की जो वृद्धि है वो 510 करोड़ की है, और अगर हम न्यूक्लियर का 1995 का खर्च देखें तो वो है 1670 करोड़ रुपए के बराबर। तो अब हम न्यूक्लियर का प्रतिशत निकाल देंगे। तो देखिए प्रतिशत बराबर हो जाएगा 510, डिवाइड में आ जाएगा 1670, गुणा कर देंगे 100 से। यहाँ से हमारे पास प्रतिशत निकल करके आ जाएगा 30% के बराबर। अब देखिए यहाँ से आप देख सकते हैं कि केमिकल में जो वृद्धि है वो सबसे अधिक हुई है। तो यहाँ पर जो हमारा सही ऑप्शन है वो हो जाएगा ऑप्शन ए केमिकल। क्वेश्चन नंबर 132। 1995 और 1996 में जिला बी में कुल निवेश, उन्हीं वर्षों में जिला ए में कुल निवेश का लगभग कितने गुना था। यहाँ पर देखिए 1995 और 1996 में जिला बी में जो कुल निवेश है उसकी कंपेयर हमें जिला ए के कुल निवेश से करनी है। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, पहले जिला बी और जिला ए के कुल निवेश को निकाल लेते हैं। यहाँ पर हम निकालते हैं पहले जिला बी का कुल निवेश। जिला बी की अगर हम बात करें तो 1995 में निवेश हुआ है 7081.6 करोड़ के बराबर, और 1996 में निवेश हुआ है 8352 करोड़ के बराबर। तो यहाँ पर हम दोनों को ऐड कर लेते हैं। तो देखिए जिला बी का कुल निवेश आ जाएगा 7081.6 प्लस 8352, दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 15433। यहाँ पर देखिए 0.6 भी आना चाहिए था, लेकिन 0.6 हटा दिया है, उससे हमारे आंसर पर ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा।
अब हम देखते हैं जिला ए का कुल निवेश। जिला ए में 1995 में निवेश हुए हैं 2,923.1 करोड़ रुपए और 1996 में निवेश हुए हैं 3,489.5 करोड़ रुपए। तो यहाँ पर हम इन दोनों को ऐड कर लेते हैं तो हमारे पास ए का कुल निवेश आ जाएगा 2,923.1 प्लस 3,489.5। इन दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 6,412। यहाँ पर भी देखिए दशमलव के बाद की जो वैल्यू आएगी 0.6 हमने उसको छोड़ दिया है। अब देखिए हमें ये बताना है कि बी का जो निवेश है वो ए का कितने गुना है। अब यहाँ पर देखिए अगर आप इसको निकालेंगे तो ये आपके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर हमें ये करना है कि हमें 15,433 को 6,412 से डिवाइड करना है। तो ये डिवाइड हमारे लिए आसान नहीं होगा। तो देखिए इसके लिए हम क्या करते हैं, हम अगर 6,412 का 2 गुना करें तो वो कितना होगा। 6,412 का 2 गुना हो जाएगा लगभग 12,800 के बराबर। अब देखिए बी की जो वैल्यू है वो है 15,433। ये 12,800 से काफ़ी ज़्यादा है। इसका मतलब ये है कि ए में अगर हम 2 की गुणा करेंगे तो हम बी की वैल्यू तक नहीं पहुंच पाएंगे, यानी कि हमें 2 से ज़्यादा की गुणा करनी है। अब हम अपने ऑप्शन को देखते हैं तो देखिए ऑप्शन ए है 2.8, ये 2 से ज़्यादा है। ऑप्शन बी है 2.4, ये भी 2 से ज़्यादा है। लेकिन ऑप्शन सी और डी जो है 2 से कम है, तो ये ऑप्शन हमारे यहीं पर ख़त्म हो जाएंगे। अब हमारे पास दो ही ऑप्शन रह गए हैं, ऑप्शन ए और ऑप्शन बी। अब हमें इनमें सेलेक्ट करना है कि हमारा कौन सा ऑप्शन सही है। तो देखिए इसके लिए हम क्या करते हैं, हम ए के निवेश का 2.5 गुना करके देखते हैं। 2.5 की जो वैल्यू है वो 2.8 और 2.4 के बीच की है। तो यहाँ से हमारा डिसाइड हो जाएगा कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो हम यहाँ पर 6,412 का 2.5 गुना करते हैं तो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी 6,412 गुणा 2.5। अब देखिए जब भी हमें 2.5 से गुणा करनी होती है तो हम क्या करते हैं, ऊपर और नीचे 4 से गुणा कर देते हैं। 4 से गुणा किस लिए कर देते हैं, क्योंकि देखिए 2.5 और 4 की जब हम गुणा करेंगे तो ये 10 हो जाएगा। और आपको पता है 10 से गुणा करनी कितनी आसान होती है। तो हम यहाँ पर 4 से ऊपर और नीचे गुणा कर लेते हैं। अब देखिए जो डिवाइड वाला 4 है हम इससे कट कर देते हैं 6,412 को। तो जब हम 6,412 को 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1,603। अब देखिए 2.5 और 4 की गुणा होकर के हमारे पास आ चुका है 10, तो गुणा कर देंगे 10 से। अब हम 10 से गुणा करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 16,030। यहाँ पर देखिए ए का जो निवेश है 6,412, हम इसका 2.5 गुना एक दूसरे तरीके से भी निकाल सकते हैं। दूसरे तरीके से कैसे, ऐड करके। ऐड यहाँ पर देखिए हम इस तरीके से कर सकते हैं, जैसे हमारे पास 6,412 है, अगर हम इसमें और 6,412 ऐड कर देंगे तो ये 2 गुना हो चुका है। अब हमें निकालना है 2.5 गुना। तो अब हम क्या करेंगे, 6,412 का कर देंगे आधा, तो हमारे पास आ जाएगा 3,206। अब देखिए हमारे पास ये 2.5 गुना आ चुका है। अब हमें इन तीनों को ही ऐड करना है। ऐड करेंगे तो यहाँ से भी हमारे पास 16,030 ही निकल करके आएगा। तो देखिए इसका मतलब ये है कि ए का जो निवेश है 6,412, अगर हम उसमें 2.5 की गुणा करते हैं तो हमारे पास 16,030 आ जाता है। अब बी की जो वैल्यू है वो है 15,433, यानी कि ये 16,030 से थोड़ी ही कम है। तो हमारा जो ऑप्शन होगा वो 2.5 ना होकर के उससे कम होगा। तो देखिए 2.5 से अगर हम कम ऑप्शन की बात करें तो वो एक ही है, 2.4। तो यही ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। तो यहाँ पर सही है हमारा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 133, यदि जिला बी में कुल निवेश 1997 में उतनी ही वृद्धि दर को दर्शाता है जितनी 1995 से 1996 तक दर्शाई थी, तो जिला बी में 1997 में कुल निवेश लगभग कितना रहा होगा। यहाँ पर देखिए हमसे कहा गया है यदि जिला बी में कुल निवेश 1997 में उतनी ही वृद्धि दर को दर्शाता है जितनी 1995 से 1996 तक दर्शाई थी। इसका मतलब ये है कि 1997 में जितनी वृद्धि हुई है वो 1995 से 1996 तक की वृद्धि के बराबर है। तो हम क्या करते हैं, पहले 1995 से 1996 तक की वृद्धि को निकाल लेते हैं। यहाँ पर देखिए बात हो रही है जिला बी की। जिला बी में 1995 में कुल खर्च किए गए हैं 7,081.6 करोड़ रुपए और 1996 में खर्च किए गए हैं 8,352 करोड़ रुपए। तो यहाँ पर हम 8,352 में से 7,081 को घटा देते हैं तो हमारे पास देखिए वृद्धि आ जाएगी 8,352 माइनस 7,081। यहाँ पर देखिए हम 0.6 को छोड़ देते हैं तो हमारे पास वृद्धि आ जाएगी 1,271 करोड़ रुपए के बराबर। अब देखिए जो वृद्धि है हम इसको प्रतिशत में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो देखिए वृद्धि प्रतिशत बराबर हो जाएगी
कितने की वृद्धि हुई है? 1271 की। तो 1271 आ जाएगा ऊपर। इसको हम डिवाइड कर देंगे 1995 के कुल निवेश से। 1995 का कुल निवेश आ जाएगा 7081 के बराबर। तो डिवाइड कर देंगे 7081 से, गुणा कर देंगे 100 से। अब देखिए यहाँ से अगर हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे लिए कैलकुलेशन थोड़ी सी डिफिकल्ट हो जाएगी। तो हम क्या करते हैं, 1271 को हम पूरा पूरा कर लेते हैं 1300, और 7081 को पूरा पूरा कर लेते हैं 7100। तो अब हमारे लिए कैलकुलेशन थोड़ी आसान हो जाएगी। अब अगर हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास वृद्धि प्रतिशत निकल करके आ जाएगी लगभग 18% के बराबर। अब देखिए हमें निकालना है 1997 कुल निवेश। तो देखिए 1997 का कुल निवेश निकालने के लिए हम 1996 का जो कुल निवेश है 8352, इसमें 18% की वृद्धि कर देंगे। तो देखिए हमारे पास 1997 का कुल निवेश आ जाएगा 8352। अब देखिए या तो आप इसका 18% निकाल करके फिर उसको 8352 में ऐड करिए, या आप इसका सीधा 118% निकाल दीजिए। तो यहाँ पर मैंने सीधा इसका 118% निकाला है। तो हमारे पास आ जाएगा 118%। प्रतिशत को जब हम हटाएंगे तो डिवाइड कर देंगे 100 से, तो हमारे पास आ जाएगा 118/100। इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा 9855 करोड़ रुपए के बराबर। अब देखिए अगर हम ऑप्शंस को देखें तो हमारा जो ऑप्शन सी है वो है 9850 करोड़ रुपए। तो ये लगभग काफी करीब है, तो यही ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। तो यहाँ पर सही है हमारा ऑप्शन नंबर सी। आगे क्वेश्चन 134 से लेकर 137 तक के लिए हमें निर्देश दिए गए हैं। निम्न दंड आलेख में एक प्राथमिक विद्यालय के एक वर्ष विशेष की वार्षिक परीक्षा के परिणामों को दर्शाया गया है। इसके आधार पर नीचे दिए 4 प्रश्नों के सही उत्तर बताइए। नीचे हमें ये एक बार ग्राफ दिया गया है जिसमें ब्लैक कलर से बॉयज को दिखाया गया है और व्हाइट कलर से गर्ल्स को दिखाया गया है। इस ग्राफ के एक्स एक्सिस पर हमको क्लासेस दी गई हैं और वाई एक्सिस पर हमको संख्या दी गई है कि किस क्लास में कितनी संख्या में बॉयज और गर्ल्स हैं। अब देखिए इसके आधार पर हमें क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। तो अब हम क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन 134 में हमसे पूछा गया है, वह कक्षा कौन सी है जिसे उत्तीर्ण करने वाले लड़कों की संख्या उत्तीर्ण लड़कियों की प्रति कक्षा की औसत संख्या के निकटतम है। यहाँ पर देखिए हमें वह क्लास बतानी है जिसमें लड़कों की संख्या लड़कियों की औसत संख्या के बराबर है। तो हम क्या करते हैं, पहले लड़कियों का औसत निकाल लेते हैं। क्लास 6 में उत्तीर्ण हुई हैं 70 लड़कियां, क्लास 7 में उत्तीर्ण हुई हैं 100 लड़कियां, क्लास 8 में उत्तीर्ण हुई हैं 50 लड़कियां, क्लास 9 में उत्तीर्ण हुई हैं 80 लड़कियां, और क्लास 10 में उत्तीर्ण हुई हैं 90 लड़कियां। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास लड़कियों का औसत आ जाएगा 70 प्लस 100 प्लस 50 प्लस 80 प्लस 90। अब ये देखिए हमारे पास 5 क्लास की लड़कियां हैं, तो हम इसको डिवाइड कर देंगे 5 से। अब देखिए हमें औसत निकालना है, तो हम क्या करते हैं, औसत को एज्यूम कर लेते हैं। तो हम ये मान लेते हैं कि इन सभी का औसत 80 के बराबर है। अब देखिए हमारे पास जो 9th क्लास की लड़कियां हैं उनकी संख्या तो 80 है ही, लेकिन जो 10th क्लास की लड़कियां हैं वो है 90, और जो 6 क्लास की लड़कियां हैं वो है 70। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, 90 से 10 लेकर के 70 को दे देते हैं। तो ये दोनों भी 80-80 के बराबर हो जाएंगे। अब देखिए हमारे पास 7th क्लास की लड़की आ जाएंगी 100, और 8th क्लास की लड़की आ जाएंगी 50। अब देखिए हमें इन्हें भी 80 करना है। तो हम क्या करते हैं, 100 से तो 20 ले लेते हैं और वो 50 को दे देते हैं। तो देखिए जब हम 50 को 20 देंगे तो 50 हो जाएगा 70 के बराबर। अब देखिए हमें इसे और 10 देने पड़ेंगे अगर हमें इसे 80 बनाना है। तो देखिए अगर हम इसे और 10 देंगे तो ये हमारा माइनस में चला जाएगा। तो देखिए हमारे पास माइनस के 10 हो जाएंगे। तो अब ये जो माइनस के 10 आएंगे हम इसे 5 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा -2। तो देखिए अब जो हमारे पास रियल औसत निकल करके आएगा उसके लिए हम 80 में से 2 को घटा देंगे तो हमारे पास औसत आ जाएगा 78 के बराबर। अब देखिए हमें ऐसी क्लास देखनी है जिसमें लड़कों की संख्या लगभग 78 के बराबर हो। तो देखिए 6 क्लास में है 80 लड़के, 7th क्लास में है 40 लड़के, 8th क्लास में है 90 लड़के, 9th क्लास में है 70 लड़के, और 10th क्लास में भी 70 लड़के हैं। तो यहाँ पर देखिए जो 6 क्लास में 80 लड़के हैं ये 78 के सबसे ज़्यादा करीब हैं। तो 6 क्लास हमारी सही हो जाएगी। तो यहाँ पर सही है हमारा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 135, उत्तीर्ण होने वाले लड़कों की प्रति कक्षा के आधार पर औसत संख्या कितनी है। देखिए सिंपल क्वेश्चन है, यहाँ पर हमें लड़कों की संख्या का औसत निकालना है। तो हम यहाँ पर औसत निकाल लेते हैं। 6 क्लास में लड़कों की संख्या है 80, 7th क्लास में लड़कों की संख्या है 40, 8th क्लास में लड़कों की संख्या है 90, 9th क्लास में लड़कों की संख्या है 70, और 10th क्लास में लड़कों की संख्या है 70। तो हमारे पास लड़कों का औसत आ जाएगा 80 प्लस 40 प्लस 90 प्लस 70 प्लस 70। इसको हम डिवाइड कर देंगे 5 से।
अब देखिए यहाँ पर 9th और 10th क्लास में लड़के हैं, उनकी संख्या 70-70 है, तो यहाँ पर हम औसत को 70 मान लेते हैं। औसत को 70 मानने से ये होगा कि हमें दो क्लास को 70 के बराबर करना नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए हमने औसत मान लिया है 70 के बराबर। अब देखिए 6 क्लास के लड़के हैं, वो है 80। अब अगर हमें 80 को 70 बनाना है तो हमारे पास 10 आ जाएंगे प्लस के। इसी तरह से हमारे पास जो 8th क्लास है उसमें लड़कों की संख्या है 90। 90 को अगर हम 70 बनाएंगे तो हमारे पास 20 आ जाएंगे प्लस के। तो देखिए 6 क्लास से हमारे पास 10 आए हैं प्लस के, और 8th क्लास से 20 आए हैं प्लस के, तो टोटल 30 आ चुके हैं प्लस के। अब अगर हम 7th क्लास की बात करें तो 7th क्लास में लड़के हैं 40। अगर 40 को 70 बनाना है तो हमें उसे 30 देना पड़ेगा। तो जो हमारे पास 30 अभी तक प्लस के थे वो हमने 40 को दे दिए, तो वो भी 70 के बराबर हो गया। तो यहाँ पर देखिए ये सभी 70 के बराबर हो जाएंगे। अब अगर ये सभी 70 के बराबर हैं तो यहाँ से हमारा औसत 70 के बराबर ही निकल करके आ जाएगा। तो यहाँ पर जो लड़कों का औसत आएगा वो 70 होगा। तो यहाँ पर सही है हमारा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 136, वह कक्षा कौन सी है जिसे उत्तीर्ण करने वाले विद्यार्थी सर्वाधिक हैं? यहाँ पर देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम सभी क्लास के उत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या को निकाल लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं क्लास 6 की। क्लास 6 में 80 लड़के पास हुए हैं और 70 लड़कियां पास हुई हैं। दोनों को ऐड कर देंगे तो कुल विद्यार्थी आ जाएंगे 150 के बराबर। 7th क्लास में 40 लड़के पास हुए हैं और 100 लड़कियां पास हुई हैं। दोनों को ऐड कर देंगे तो कुल विद्यार्थी आ जाएंगे 140 के बराबर। 8th क्लास में 90 लड़के पास हुए हैं, 50 लड़कियां पास हुई हैं। दोनों को ऐड कर देंगे तो कुल विद्यार्थी आ जाएंगे 140 के बराबर। 9th क्लास में 70 लड़के पास हुए हैं, 80 लड़कियां पास हुई हैं। दोनों को ऐड कर देंगे तो कुल विद्यार्थी आ जाएंगे 150 के बराबर। और 10th क्लास में 70 लड़के पास हुए हैं और 90 लड़कियां पास हुई हैं। दोनों को ऐड कर देंगे तो कुल विद्यार्थी आ जाएंगे 160 के बराबर। अब देखिए अगर आप विद्यार्थियों की संख्या देखेंगे तो 10th क्लास में सबसे ज्यादा विद्यार्थी पास हुए हैं जो कि 160 हैं। तो यहाँ पर हमारी 10th क्लास ऐसी है जिसमें सर्वाधिक विद्यार्थी पास हैं। तो यहाँ पर सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 137, कक्षा 7th 8th तथा 9th में उत्तीर्ण होने वाले लड़कों एवं लड़कियों की कुल संख्या का अनुपात कितना है? देखिए सिंपल क्वेश्चन है। हम यहाँ पर पहले 7th 8th और 9th क्लास के लड़के और लड़कियों की संख्या को देख लेते हैं। अगर हम बात करें 7th क्लास के लड़कों की तो लड़के पास हुए हैं 40। 8th क्लास की बात करें तो लड़के पास हुए हैं 90। और 9th क्लास की बात करें तो लड़के पास हुए हैं 70। तो यहाँ पर लड़कों की संख्या आ जाएगी 40 प्लस 90 प्लस 70। अब अगर हम इन्हीं क्लास की लड़कियों की बात करें तो 7th क्लास में लड़कियां पास हुई हैं 100। 8th क्लास में लड़कियां पास हुई हैं 50 और 9th क्लास में लड़कियां पास हुई हैं 80। तो हमारे पास लड़कियों की संख्या आ जाएगी 100 प्लस 50 प्लस 80। लड़कों को ऐड करेंगे तो आ जाएंगे 200, लड़कियों को ऐड करेंगे तो आ जाएंगी 230। यहाँ पर 0 से 0 कट हो जाएगा तो हमारे पास अनुपात आ जाएगा 20:23। तो यहाँ पर सही है हमारा ऑप्शन नंबर सी। आगे देखिए क्वेश्चन 138 से लेकर 142 तक के लिए हमें निर्देश दिए गए हैं। पाई चार्ट में तंबाकू का सेवन करने से संबद्ध 1,19,060 लोगों के सर्वेक्षण से प्राप्त परिणाम को दर्शाया गया है। पाई चार्ट का अध्ययन कीजिए और प्रश्नों के उत्तर दीजिए। नीचे क्वेश्चन नंबर 138 हमसे पूछा गया है, सिगरेट पीने वाले लोगों की संख्या कितनी है? यहाँ पर देखिए हमें सिगरेट पीने वाले लोगों की संख्या बतानी है। अगर हम ऊपर पाई चार्ट में देखें तो सिगरेट पीने वालों का कोण हमको दिया गया है 180 डिग्री के बराबर। हमें पता है एक बिंदु पर बनने वाले सभी कोणों का योग होता है 360 डिग्री के बराबर। तो 360 डिग्री में से सिगरेट पीने वालों का कोण है 180 डिग्री के बराबर। तो यहाँ पर अब हम सिगरेट पीने वालों की संख्या निकाल सकते हैं। यहाँ पर देखिए जो सर्वेक्षण किया गया है वह किया गया है 1,19,060 लोगों पर। तो यहाँ पर देखिए सिगरेट पीने वालों की संख्या आ जाएगी, कुल कितने लोग हैं 1,19,060। तो यहाँ पर आ जाएगा 1,19,060। इसकी गुण हम उतने से कर देंगे जितना सिगरेट पीने वालों का एंगल है। तो एंगल है 180 डिग्री, तो 180 आ जाएगा ऊपर, डिवाइड में आ जाएगा टोटल एंगल। टोटल एंगल है 360 डिग्री। यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास लोगों की संख्या आ जाएगी 59,530 के बराबर। तो यहाँ पर सही है हमारा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 139, सर्वेक्षण के अधीन ऐसे लोगों का प्रतिशत क्या है जिन्हें किसी प्रकार के धूम्रपान की आदत नहीं है? यहाँ पर देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम पाई चार्ट को देखेंगे। पाई चार्ट में अगर हम ऐसे लोग देखें जो किसी प्रकार का धूम्रपान नहीं करते हैं, यानी कि विदाउट स्मोकिंग हैबिट, तो ऐसा एंगल हमको दिया गया है 18 डिग्री।
अब देखिए डिग्री में है, ये हमें प्रतिशत में बताना है। तो देखिए हम इसको किस तरह से चेंज करते हैं। हमें पता है एक बिंदु पर बनने वाले सभी कोणों का योग होता है 360 डिग्री, और प्रतिशत में अगर हम बात करें तो अधिकतम प्रतिशत होता है 100% के बराबर। तो यहाँ पर हम 360 डिग्री को बराबर कर देते हैं 100% के। यहाँ से अगर हम 1 डिग्री की वैल्यू निकालेंगे तो 1 डिग्री की वैल्यू आ जाएगी 100/360% के बराबर। अब हमें 18% को बताना है, तो यहाँ पर हम 18 की गुणा कर देते हैं। तो 18 डिग्री बराबर हो जाएगा 100/360 गुणा 18। इसको सॉल्व करेंगे तो ये 5% के बराबर आ जाएगा। तो यहाँ पर सही है हमारा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 140, बीड़ी पीने वाले लोगों की संख्या कितनी है। ये भी देखिए इजी क्वेश्चन है। इस बार हमें बीड़ी पीने वाले लोगों की संख्या बतानी है। अगर हम बीड़ी का एंगल देखें तो बीड़ी का एंगल है 90 डिग्री के बराबर। तो देखिए अब हम इसको संख्या में कन्वर्ट कर लेंगे। तो देखिए बीड़ी पीने वाले लोगों की संख्या आ जाएगी, कुल कितने लोग हैं 1,19,060, तो 1,19,060 को लिखेंगे। बीड़ी पीने वालों का एंगल कितना है 90 डिग्री, तो 90 को रखेंगे ऊपर, डिवाइड कर देंगे कुल एंगल से, कुल एंगल होता है 360। यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो बीड़ी पीने वाले लोगों की संख्या आ जाएगी 29,765 के बराबर। तो यहाँ पर सही है हमारा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 141, सिगरेट पीने वाले लोगों की संख्या पाइप का सेवन करने वाले लोगों से कितनी अधिक है। यहाँ पर देखिए हमें सिगरेट पीने वाले और पाइप का सेवन करने वाले लोगों के बीच कंपैरिजन करना है। तो हम यहाँ पर पहले दोनों के एंगल को देख लेते हैं। हमें सिगरेट का एंगल दिया गया है 180 डिग्री और पाइप का एंगल दिया गया है 36 डिग्री। अब देखिए हमसे ये पूछा गया है कि सिगरेट पीने वाले लोगों की संख्या पाइप का सेवन करने वाले लोगों से कितनी अधिक है। तो हम यहाँ पर ये देख लेते हैं कि एंगल कितना अधिक है। तो देखिए सिगरेट का एंगल 180 डिग्री है और पाइप का एंगल है 36 डिग्री। तो यहाँ पर अगर हम 180 में से 36 डिग्री को हटा देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 144 डिग्री। अब ये जो 144 डिग्री आया है, हम इसको संख्या में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो देखिए टोटल लोग हैं हमारे पास 1,19,060, तो हम लिख लेंगे 1,19,060, इसकी गुणा कर देंगे 144 और इसको डिवाइड कर देंगे 360 से। तो यहाँ से हमारे पास अंतर निकल करके आ जाएगा 47,624 के बराबर। तो यहाँ पर सही है हमारा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 142, मान लीजिए पी ऐसे लोगों का प्रतिशत है जो धूम्रपान के लिए सिगरेट, पाइप और बीड़ी का सेवन करते हैं, और क्यू ऐसे लोगों का प्रतिशत है जो धूम्रपान के लिए अन्य किसी उत्पाद का सेवन करते हैं। पी क्यू से कितना अधिक है। यहाँ पर देखिए हमसे कहा गया है पी ऐसे लोगों का प्रतिशत है जो धूम्रपान के लिए सिगरेट, पाइप और बीड़ी का सेवन करते हैं। तो हम क्या करते हैं, पहले इन तीनों के एंगल को लिख लेते हैं। तो देखिए P बराबर हो जाएगा, सिगरेट का एंगल है 180 डिग्री, पाइप का एंगल है 36 डिग्री और बीड़ी का एंगल है 90 डिग्री। तो P बराबर हो जाएगा 180 डिग्री प्लस 36 डिग्री प्लस 90 डिग्री। आगे हमसे क्वेश्चन में कहा गया है क्यू ऐसे लोगों का प्रतिशत है जो धूम्रपान के लिए अन्य किसी उत्पाद का सेवन करते हैं। तो देखिए अन्य उत्पाद का सेवन का एंगल हमको दे रखा है 36 डिग्री के बराबर। तो Q बराबर हो जाएगा 36 डिग्री के बराबर। अब देखिए हमसे ये पूछा गया है कि P Q से कितना अधिक है। तो यहाँ पर देखिए अगर हम अंतर निकालेंगे तो हम P में से Q को घटा देंगे। जब हम P में से Q को घटाएंगे तो 36 से 36 कट जाएगा, हमारे पास रह जाएगा 180 प्लस 90। 180 और 90 का ऐड कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 270 डिग्री। अब देखिए जो 270 है, इस बार हमें इसे प्रतिशत में बताना है। अगर हमें इसे संख्या में बताना होता तो हम क्या करते, 1,19,060 गुणा 270/360, इस तरह से हमारे पास लोगों की संख्या आ जाती। लेकिन इस बार हमें बताना है प्रतिशत में। तो देखिए हम प्रतिशत में कैसे कन्वर्ट करेंगे। हमारे पास है 270 डिग्री, तो 270 को रखेंगे ऊपर, डिवाइड करेंगे टोटल एंगल से, टोटल एंगल आ जाएगा 360 डिग्री। प्रतिशत में बताना होता है तो हम गुणा कर देते हैं 100 से, तो हम गुणा कर लेंगे 100 से। यहाँ से हमारे पास प्रतिशत निकल करके आ जाएगा 75%। तो यहाँ पर सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए, नहीं पसंद आती है तो डिसलाइक कीजिए, और डिसलाइक क्यों की है नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दीजिएगा। इस वीडियो की पीडीएफ का लिंक आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, और टेलीग्राम का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो यदि आप इस लेक्चर की पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप उसे हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।